हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। प्रीवियस वीडियोस में हम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज और मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वापस से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्विस का डायलेशन होता है अप टू 10 सेंटीमीटर। देन सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में बच्चे की डिलीवरी होती है। देन थर्ड स्टेज है लेबर की, ये कब शुरू होती है, जब बच्चा डिलीवर होता है या बच्चे की बर्थ हो जाती है, जो कि सेकंड स्टेज में देखने को मिलता है। देन उसके बाद में थर्ड स्टेज ख़त्म कब होगी, जब प्लेसेंटा जो है बाहर आ जाएगी, तब जाकर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ख़त्म हो जाएगी। इस स्टेज की ड्यूरेशन होती है अबाउट 30 मिनट्स इन बोथ प्राइमी पैरा एंड मल्टी पैरा। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं स्टेजेस की। स्टेज होती है, पहली है सेपरेशन, दूसरा है डिसेंट और तीसरी है एक्सपल्शन। मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ठीक है। इन दोनों मैकेनिज्म में से किसी भी एक मैकेनिज्म से जो है प्लेसेंटा सेपरेट हो सकती है। पहली यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो है सेंट्रल सेपरेशन। कौन सा है, सेंट्रल सेपरेशन। दूसरी मैकेनिज्म है मार्जिनल सेपरेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो सेंट्रल सेपरेशन की बात करें तो इसको स्कल्स मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसमें जो प्लेसेंटा होती है वो पहले सेंट्रल पोर्शन से सेपरेट होती है, यानी बीच में से सेपरेट होना शुरू होती है, देन लास्ट में जो है मार्जिन से सेपरेट होती है, ठीक है। इसलिए इसको सेंट्रल सेपरेशन बोलते हैं। दूसरी मैकेनिज्म की बात करें तो इसको बोलते हैं मार्जिनल सेपरेशन। इसको डंकन मैकेनिज्म भी बोला जाता है। इसके अंदर जो प्लेसेंटा सेपरेट होती है वो फर्स्ट मार्जिन से सेपरेट होती है, यानी बाहर जो मार्जिन्स हैं उनसे सेपरेट होती है। देन उसके बाद में जो सेंटर पोर्शन है वो वहाँ से सेपरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेपरेशन है प्लेसेंटा का वो दो तरीके से होता है, सेंट्रल एंड मार्जिनल। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखा देता हूँ। जैसा आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, ये सेंट्रल सेपरेशन का डायग्राम है। सेंट्रल सेपरेशन में आप देख रहे हैं कि बीच में से जो है वो सेपरेशन पहले हो रहा है, देन उसके बाद में धीरे धीरे जो है यहाँ से मार्जिन से सेपरेशन होना शुरू होगा। इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि आप यहाँ देख रहे हैं ब्लड का जो कलेक्शन है, जैसा हम यहाँ देख रहे हो ब्लड का कलेक्शन मिडिल पोर्शन में जो है हो रखा है, ठीक है। अब इसको मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा दूसरा डायग्राम देखने के बाद में। दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं मार्जिनल सेपरेशन का। मार्जिनल सेपरेशन में आप देखेंगे कि जो प्लेसेंटा सेपरेट हो रही है वो पहले कहाँ से हो रही है, मार्जिन से सेपरेट हो रही है। मार्जिन से सेपरेट होने के बाद में सेंटर से सेपरेट होगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ब्लड है वो यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है। तो डिफरेंस की जो हम बात कर रहे थे, मेन डिफरेंस वो इनमें यही है कि आप जैसा यहाँ देखा या मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लड है वो यहाँ पे जमा हो रखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेट्रोप्लेसेंटल हीमेटोमा। क्या बोलते हैं, रेट्रोप्लेसेंटल हीमेटोमा। तो सेंट्रल जो सेपरेशन होता है उसके अंदर ब्लड यहाँ पे जो है यूट्रस और जो प्लेसेंटा उसके बीच में जमा होने लग जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेट्रोप्लेसेंटल हीमोटोमा। अगर इस तरह से प्लेसेंटा का सेपरेशन हो रहा है तो इसमें जो है गश ऑफ ब्लड हमें विजिबल नहीं होता है आउटसाइड, ठीक है। लेकिन अगर मार्जिनल सेपरेशन हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि ब्लड जो है वो बाहर की तरफ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मार्जिन से प्लेसेंटा सेपरेट हो रही है तो ब्लड यहाँ से क्या होगा, बाहर की तरफ चले जाने लग जाएगा, और यहाँ से ब्लड बाहर जाएगा तो हमें बाहर गश ऑफ ब्लड विजिबल होगा। तो इन दोनों में यह डिफरेंस होता है। ये बात हो गई यहाँ पे प्लेसेंटा के सेपरेशन के मैकेनिज्म की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्लेसेंटा का जब सेपरेशन होता है तो उसमें हमें क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी। तो पहली जो फाइंडिंग है वो तो है कि यूट्रस का जो शेप है वो ग्लोबुलर शेप यहाँ पे रहेगा। दूसरा, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसकी लेंथनिंग होने लग जाएगी। तीसरा जो है यहाँ पे गश ऑफ ब्लड हमें देखने को मिलेगा, यानी ब्लड बाहर विजिबल हमें होगा, ठीक है। मेनली किसमें, मार्जिनल सेपरेशन में। नेक्स्ट वन बात करें सेपरेशन के बाद में डिसेंट डाउन की, तो जैसा आपको पता है प्लेसेंटा नॉर्मली कहाँ पे अटैच होती है, अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। तो जब सेपरेशन शुरू होगा, सेपरेशन होने लग जाएगा, सेपरेशन के बाद में जो प्लेसेंटा है वो धीरे धीरे क्या होगी, नीचे की तरफ डिसेंट डाउन होगी, और डिसेंट डाउन होने के बाद में वो बाहर आएगी।
नेक्स्ट वन डिसेंड डाउन के बाद क्या होगा, एक्सपर्जन। एक्सपर्जन का मतलब होता है बाहर आना। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि प्लेसेंटा जो है डिसेंड डाउन होने के बाद में नीचे पोर्शन में आने के बाद में धीरे धीरे जो है बाहर आने लग जाएगी। अब यहाँ पे भी एक चीज़ देखने वाली है कि जो प्लेसेंटा का एक्सपर्जन होता है वो भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है और स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है ऑटोमेटिक या अपने आप, ठीक है। और दूसरा है मैनुअली। मैनुअली का मतलब हुआ कि डॉक्टर या जो बर्थ अटेंडेंट है वो खुद से जो है मैनुअली प्लेसेंटा को बाहर एक्सपेल आउट करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके मैनेजमेंट में। अब बात कर लेते हैं अपन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के मैनेजमेंट की। तो जो मैनेजमेंट होता है इसका वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और दूसरा होता है एक्टिव मैनेजमेंट। जैसा मैंने आपको अभी प्रीवियस लाइन में बताया, स्पॉन्टेनियस एंड मैनुअल। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस एक्सपर्जन ऑफ प्लेसेंटा, यानी अपने आप जो प्लेसेंटा है वो बाहर आ रही है। इसमें सिर्फ डॉक्टर नर्स का क्या काम है, प्लेसेंटा और मदर को ऑब्जर्व करना, एसेस करना, बस इतना ही काम होता है। प्लेसेंटा यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में स्पॉन्टेनियस या अपने आप बाहर आ रही है। लेकिन एक्टिव मैनेजमेंट जो होता है इसके अंदर क्या होता है, मैनुअली प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 15 से 20 मिनट की होती है, यानी 15 से 20 मिनट के अंदर प्लेसेंटा स्पॉन्टेनियसली बाहर आ जाती है। एक्टिव मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली प्लेसेंटा को रिमूव कर रहे हैं। तो इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 5 से 10 मिनट की। इसके अंदर वेरियस टेक्निक्स का जो है यूज़ किया जाता है ताकि प्लेसेंटा को कम टाइम में बाहर निकाला जा सके। इसमें पहली टेक्निक आती है यूज़ ऑफ यूट्रोटोनिक्स ड्रग्स। यूट्रोटोनिक ड्रग्स क्या होती हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका यूज़ क्यों किया जाता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को मेंटेन करने के लिए और दूसरा ब्लीडिंग के रिस्क को कम करने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि आफ्टर डिलीवरी पीपीएच के चांस मदर्स में ज़्यादा होते हैं। पीपीएच का मीन होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। तो उस पोस्टपार्टम हेमरेज या ब्लीडिंग की रिस्क को कम करने के लिए एट द टाइम ऑफ प्लेसेंटल एक्सपर्जन जो है मदर को यूट्रोटोनिक ड्रग्स दे सकते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग का खतरा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी यूट्रोटोनिक ड्रग्स दे सकते हैं, इसमें सबसे पहली ड्रग आती है ऑक्सीटोसिन, जो कि सेफेस्ट चॉइस या चॉइस ऑफ ड्रग हम कह सकते हैं इस टाइम के लिए, और ये WHO ने रिकमेंड किया है। इसका जो रूट होता है वो IM होता है, यानी ऑक्सीटोसिन को हम इंट्रामस्कुलर देते हैं और इसकी डोज जो होती है वो इस टाइम 10 यूनिट दी जाती है। नेक्स्ट वन, इसको कब दिया जाता है ऑक्सीटोसिन को, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। बच्चे की डिलीवरी होने के 1 मिनट के अंदर जो है इसको मदर को दिया जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ऑक्सीटोसिन जो होता है इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर हम रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। इसका जो टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे इसको रखना होता है, जो कि वैक्सीनेशन के जो बहुत सी वैक्सीन्स आती है उनके टेम्परेचर में भी ये मेंटेन होता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे ऑक्सीटोसिन को रखना पड़ता है। लेकिन अगर बाय चांस ऐसी जगह कोई सिचुएशन हो कि जहाँ पे रेफ्रिजरेटर की सुविधा ना हो या कोल्ड चेन मेंटेन करना पॉसिबल ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में ऑक्सीटोसिन की जगह मीज़ोप्रोस्टोल जो है ड्रग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मीज़ोप्रोस्टोल की डोज कितनी दी जाती है, 600 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, ठीक। तो ऑक्सीटोसिन या मीज़ोप्रोस्टोल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बस डिपेंड ये करता है कि वहाँ पे कोल्ड चेन या जो रेफ्रिजरेटर उसकी सुविधा है कि नहीं। थर्ड वन जो यहाँ पे यूट्रोटोनिक ड्रग है वो मिथेरजिन है, लेकिन इस ड्रग को नॉर्मली रिकमेंड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ड्रग मदर्स में हाइपरटेंशन कॉज कर सकती है, ठीक है। इसलिए ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। मेनली किन में कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, उन मदर्स में जिनको एक्लेम्शिया है या कार्डियक प्रॉब्लम है। क्योंकि एक्लेम्शिया में क्या होता है, ऑलरेडी मदर को हाइपरटेंशन होता है और उसको अगर मिथेरजिन दे देंगे तो ब्लड प्रेशर जो है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और कार्डियक प्रॉब्लम्स में भी ये ड्रग नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट वन जो टेक्निक आती है यूट्रोटोनिक ड्रग्स के बाद वो है
डिले कोड क्लैंपिंग। डिले कोड क्लैंपिंग का मतलब क्या होता है कि जब बच्चे की डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद में क्या करते हैं, कोड को क्लेम कर दिया जाता है। ठीक है, कोड को क्लेम करने के बाद में उसको कट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी देर के लिए कोड क्लैंपिंग को डिले करना है। कितने टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, 1 से 3 मिनट तक, मिनिमम 1 मिनट तक कोड क्लैंपिंग को डिले करना चाहिए। अब इससे होता क्या है, तो डिले कोड क्लैंपिंग करने से क्या होगा कि जो ब्लड है कोड के अंदर, अम्बिलिकल कोड से, वो ब्लड जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे को पहुंच पाएगा। इससे बच्चे को भी क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा, या बच्चे को भी जो है ब्लड मिलेगा, और उससे बच्चे में भी आयरन डेफिशिएंसी लाइक कंडीशंस नहीं होगी। ठीक है, इसलिए डिले कोड कैंपलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड वन जो टेक्निक है वो है कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। देख रहे हैं यहाँ अपने यहाँ नाम, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। इसको मॉडिफाइड ब्रेंट एंड्रयू मेथड भी बोला जाता है। ये जो टेक्निक है ये हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसके लिए स्किल डॉक्टर या बर्थ अटेंडेंट का प्रेजेंस में होना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें करते क्या है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ। जैसा भी डायग्राम में देख रहे हैं, जो डॉक्टर है उसका एक जो हाथ है, ये वाला जो डोमिनेंट हैंड है, उससे ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम में कोड को पकड़ रखा है। ठीक है, और दूसरा जो हाथ है नॉन डोमिनेंट हैंड, उसको कहाँ रख रखा है, सुप्रा प्यूबिकली एरिया में। अब यहाँ पे करना क्या होता है कि जब मदर को कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आने के टाइम में इस वाले हाथ से जो है कोड को बाहर की तरफ क्या करना है, खींचना है, या ट्रैक्शन देना है, प्रेशर डालना है। ठीक है, इससे क्या होगा, प्लेसेंटा बाहर आएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको बताया, ये वाला हाथ जो है सुप्रा प्यूबिक रखा गया है। ये क्यों रखा गया है, क्योंकि जब यहाँ पे कोड को बाहर की तरफ खींचा जाएगा, देन उसी के साथ साथ यहाँ पे इस हाथ से जो है फंडस को ऊपर की तरफ पुश भी करा जाना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ कोड को हम बाहर खींचते रहेंगे प्रेशर के साथ, तो क्या होगा, जो यूट्रस है वो इन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, या इन्वर्जन ऑफ यूट्रस यहाँ पे हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को नहीं आने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, इस हाथ से जो है फंडस को ऊपर की तरफ प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल कोड ट्रैक्शन किया जाता है, और ये स्किल बर्थ अटेंडेंट के थ्रू ही किया जाता है। इसके अलावा थर्ड में स्टेज की मैनेजमेंट में अदर नर्सिंग केयर भी दे सकते हैं, लाइक जो मैटरनल वाइटल साइंस है वो कंटिन्यू एसेस करने हैं। इसके अलावा जो है प्लेसेंटा जब बाहर आ जाती है, तो उसमें भी प्लेसेंटा के जो दोनों साइड है, जो मैटरनल साइड है और जो फिटल साइड है, उनको ऑब्जर्व करना है, अच्छे से देखना है, और ये देखना है कि उसके कुछ बिट्स वगैरह या टुकड़े वगैरह, पीस वगैरह अंदर तो नहीं रह गए। क्योंकि अगर प्लेसेंटा का थोड़ा सा भी हिस्सा यूट्रस के अंदर रह जाता है, तो वो मदर में पीपीएच या पोस्टपार्टम हेमरेज कॉज कर सकता है। तो ये बात हो गई थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।